हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच जे स्टडीज़। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इट स्टैंडर्ड सेवन चैप्टर हिस्ट्री। इट स्टैंडर्ड सेवन चैप्टर दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आपको कॉपरेशन मतलब पता होगा। कॉपरेशन यानी कि जो एक दूसरे से कॉपरेट करना। कॉपरेशन मतलब एक दूसरे से कॉपरेट करना, सहयोग करना। पर नॉन कॉपरेशन यानी एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करना, यानी कि असहयोग। कॉपरेशन मतलब सहयोग और नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग। यानी कि जो कॉपरेशन होता है उसमें अगर कोई समय दो पार्टी है तो एक दूसरे के बीच में कॉपरेट, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, तभी वो गवर्नमेंट क्या होगा, एकदम अच्छे से चलेगा। तो ये नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था यानी कि असहयोग मिला इस मूवमेंट यानी आंदोलन। तो इस मूवमेंट में किस तरह असहयोग मिला हमारे गांधी जी को, या फिर जो हमारे स्वतंत्र जो वीर थे उनको किस तरह असहयोग का सामना करना पड़ा, इस मूवमेंट का सामना करना पड़ा, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो इसका असली जो मीनिंग है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो एकदम असली जो मीनिंग है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में या फिर जो हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर में जो वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट द पीरियड फ्रॉम 1920 टू 1947 इज नोन एज गांधी ईरा। यानी कि जो हमारा इंडियन नेशनल जो मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल जो आंदोलन चलता था, तो उसमें जो 1920 जिस तरह अभी 2021 चल रहा है, उसी तरह 1920 से लेकर 1947 तक, 1920 से लेकर 1947 तक उसको क्या कहा जाता है, गांधी ईरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांधी ईरा। गांधी ईरा मतलब जो 1920 से लेकर जो 1947 तक जो पूरा जो प्रशासन था, जो बहुत सारे आंदोलन लाए गए, नमक आंदोलन, जो बहुत सारे अलग अलग आंदोलन जो गांधी जी ने करवाए थे, या फिर जो उनके अनुभूति में हुए थे, जो उनके राज्य में, या फिर जो उसके उनके जो हिंसा या फिर जो अहिंसा जो उनका रास्ता था अहिंसावादी, उस रास्ते पे चलकर जो भी इनका साथ दिया करते थे वो उनके माध्यम से सब करवाया करते थे। तो 1920 से लेकर 1947 तक जो ईरा हुआ करता था उसे गांधी ईरा कहा जाता था, क्योंकि जो 1920 से ही गांधी जी इंडिया में रूल, मतलब वो खुद का बोल सकते कि उन्होंने क्या क्या किया, वो 1920 से स्टार्ट किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक इन 1920 द रीजन ऑफ नेशनल मूवमेंट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि पहले, यानी कि जो जब महात्मा गांधी नहीं थे तो उसके पहले कौन संभाला करते थे, लोकमान्य तिलक जो थे। जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने बहुत सारे स्ट्राइक्स करवाए थे ताकि हमें आज़ादी मिल सके, पर उनका वो पूरा एकदम सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जब लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई, तो उसके बाद से जो पूरा प्रशासन था वो कौन हैंडल कर रहा था, वो गांधी जी यानी कि महात्मा जो गांधी थे उन्होंने हैंडल करने का निर्णय लिया। इसीलिए वो पहले अफ्रीका में एजुकेशन की वजह से गए थे, पर बाद में जब उन्हें पता चला कि जो लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई है तो जो ब्रिटिशर्स है वो ज़्यादा कष्ट दे रहे लोगों को, इसलिए महात्मा गांधी को इंडिया में आना पड़ा वापस। ही गेव अ न्यू डायरेक्शन ऑफ टू द फ्रीडम मूवमेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। यानी कि उन्होंने जो हमारा जो फ्रीडम का जो मूवमेंट चल रहा था, हमें आज़ादी चाहिए, हमें और भी जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो उसको एक नया डायरेक्शन दिया, उसको बोल सकते कि एक नया दिशा दिखाया। वो था ट्रुथ, एक सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलकर, और जो नॉन वायलेंस यानी अहिंसावादी, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, हमें कोई भी स्ट्राइक्स नहीं करना, कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं करना, बल्कि हमें शांति से काम कर कर सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलकर सत्याग्रह, जो उनका सत्याग्रह था, जो उन्होंने अलग अलग सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, उसके रास्ते पे चलकर हम फ्रीडम को जो मूवमेंट थे उसको हम गेन करेंगे, ऐसा इनका मानना था। किनका, गांधी जी का। हम कोई भी स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलकर हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको गेन करेंगे। ड्यू टू द इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉन्फरेंसिव। और जो इनका प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल, इन्होंने जो इनका लीडरशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए थे, जिसकी वजह से जो ये मूवमेंट था वो बहुत ही कॉन्फरेंशियल, बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्री हो चुका था। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। और इसी के चलते जो हमारे इंडिया का जो चल रहा था उसमें एक न्यू ईरा आया, मतलब वो एकदम गांधी ईरा आ गया था। न्यू ईरा मतलब एक गांधी ईरा आ गया था, जिसमें कि एक ट्रुथ, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलकर जो हमारे इंडियन पीपल्स थे उन्होंने गांधी जी का साथ देते हुए फ्रीडम को गेन किया। इसके बारे में हम अब जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक्स, उसमें हम और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ गांधी जी
इन साउथ अफ्रीका। वो पहले आपको पता होगा, पहले वो उन्होंने आपको पता होगा जो हमारी इंडिया थी उस सब पहले जब हुआ करते थे तो उसमें एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए जो हमारे गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका में कुछ काम के लिए आप बोल सकते हो या फिर कुछ एजुकेशन रिलेटेड वो वहाँ पर गए थे। महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर सम लीगल वर्क इन 1893, यानी कि जो हमारे महात्मा गांधी वो साउथ अफ्रीका में गए थे कुछ लीगल केसेस के कारण। कब? 1893 में। कब? 1893 में, यानी कि 93 यानी 7 उधर और 20 इधर, यानी कि ये साउथ अफ्रीका में कुल 27 साल तक रहे थे। साउथ अफ्रीका वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। अब जो साउथ अफ्रीका जो था वहाँ पर ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी बना ली थी। मैनी इंडियंस हैड सेटल्ड देयर फॉर बिजनेस, यानी कि इंडियन के कुछ पीपल्स जो थे वो भी वहाँ पर सेटल हुए थे कुछ बिजनेस के कार्य के कारण, कि उन्हें भी वहाँ पर बिजनेस चलाना था। ट्रेड एंड सच अदर वर्क, ट्रेड भी हुआ करता था और कुछ अदर वर्क्स भी आप ले सकते हो जैसे कंपनी इंडस्ट्रीज। द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वैज ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स एंड ह्यूमिलेटेड एट ऑल टाइम्स, यानी कि जो साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे, साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स वहाँ पे जो थे ही, पर जो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन पीपल्स को बोल सकते हैं कि एकदम क्रिमिनल्स की तरह, यानी कि अगर समझ लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको किस तरह मारा पीटा जाता, ट्रीट किया जाता है, उसी तरह जो हमारे जो इंडियन जो पीपल्स थे वहाँ पर ट्रीट हुआ करते थे। उन्हें उसी तरह का सम्मान दिया जाता था और उन्हें बोल सकते इंसानियत उनके अंदर थी ही नहीं, ब्रिटिशर्स के अंदर इंसानियत थी ही नहीं, और वो उन्हें बोल सकते कि एकदम अलग से ही ट्रीट किया करते थे, क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया करते थे। इन 1906 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज कंपल्सरी फॉर द ब्लैक्स टू कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जो 1906 का जब आया तो गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर किया, इंडियन पीपल्स के लिए क्या डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी इंसान जो साउथ अफ्रीका में रह रहा है, जो हमारे अंदर है, उसे आइडेंटिटी कार्ड लेना पड़ेगा और फ्रीडम और उनकी जो आज़ादी थी उसके ऊपर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे थे कि आप कब निकल सकते हो, आपको अगर कोई काम करना है तो हमसे आप परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे सारे रेस्ट्रिक्शन उनके फ्रीडम्स के ऊपर लगे हुए थे। क्योंकि इंडियंस जो वहाँ पर बिजनेस या फिर ट्रेड या फिर जो अदर वर्क से कार्य के कारण वहाँ पर रुके थे, उनके ऊपर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा था, उनको आइडेंटिटी कार्ड जो थे वो लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना गया था। गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह। अब जो गांधी जी थे आपको पता है कि एक एकदम शांति से काम किया करते थे, एकदम शांति से, ये नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा को फॉलो करते थे, एकदम ट्रुथ के रास्ते को, सच्चे और अच्छे रास्ते को फॉलो करते थे और सत्याग्रह को भी फॉलो करते थे। यानी सत्याग्रह आपको मैं जो इसका एक्चुअल मीनिंग है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड गेन जस्टिस फॉर द पीपल, और उन्होंने सत्याग्रह के रास्ते पे चलकर ही जो इनजस्टिस हो रहे थे उसको जस्टिस में कन्वर्ट कर उसे गेन किया, कि जो इनजस्टिस हो रहे थे इंडियन के खिलाफ उनको जस्टिस दिलाया और उन्होंने जो बोलते हैं उनकी पहली जो लड़ाई थी उसको गेन किया। अब देखते हैं गांधी जी अराइव्स इन इंडिया। अब उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो अन्याय हो रहे थे इंडियंस के ऊपर उसको हटाया और सबको जस्टिस दिलाया, सबको न्याय दिलाया। अब देखते हैं गांधी जी इंडिया में अराइव हुए, किस तरह अराइव हुए, उन्होंने क्या क्या किया अभी वो देखते हैं। तो गांधी जी अराइव्स इन इंडिया, गांधी जी अराइव्स इन इंडिया, यानी कि गांधी जी इंडिया में आए कब, ऑन 9 जनवरी 1950 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, यानी कि 9 अक्टूबर। आप इसे जरूर याद रखिएगा, आपको इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी कब रिटर्न हुए इंडिया को। तो 9 जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एज सजेस्ट बाय गोपाल कृष्ण गोखले। वो क्यों रिटर्न हुए, क्योंकि उन्हें एक खत गया था या बोल सकते हो या फिर उन्हें कुछ मैसेज गया था कि जो लोकमान्य तिलक है उनकी मृत्यु हो गई है और जो प्रशासन है वो बहुत ही ढीला पड़ते जा रहा है। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने गांधी जी को मैसेज किया और उन्हें सजेशन दी। क्या सजेशन दिया, ही मेड टू टूर ऑफ द एंटायर नेशन, और उन्होंने सजेशन दिया कि आप इंडिया में आइए और जो हमारा कंडीशन चल रहा है उसको संभालिए। और उन्होंने जो इंडिया का जो टूर किया, यानी कि आप बोल सकते हैं अगर किसी टूर पे जाते हो तो आप सारी चीज़ें देखते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक उसी तरह जो गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी उन्होंने पूरे इंडिया का टूर किया और वहाँ पर क्या देखा, ही बिकेम सैड लुकिंग। अब वो जो गांधी जी थे वो बहुत ही सैड हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। आपको लग रहा होगा कि ये दुखी क्यों हुए, वहाँ के जो मिसेरी यानी जो उनको कष्ट मिला करता था,
मिस्त्री यानी उनको जो कष्ट मिला करता था, जो गरीबी थी इंडियन पीपल्स की, उसको देखकर गांधी जी बहुत ही उनको सैड फीलिंग आई, क्योंकि वो इससे पहले अवगत नहीं थे। वो इंडिया में इससे पहले इतनी सारी जो चीज़ें थी वो नहीं देखा था उन्होंने। ही टुक अप द वॉ ऑफ सर्विस ऑफ द टू द नेशन, यानी कि उन्होंने कसम खाई, वो यानी उन्होंने व्रत लिया कि वो जो इंडिया की जो नेशन है उसको जो सर्विस चल रहा है उसको खुद के अंदर लेंगे। ही स्टेड एट अ साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद, यानी कि जो वो अफ्रीका से आने के बाद वो साबरमती जो आश्रम था वहाँ पर, जो अहमदाबाद में है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, वो वहाँ पर रहे थे। ही फॉलोड अ न्यू टेक्निक, अब उन्होंने एक न्यू टेक्निक फॉलो किया जिसका नाम था सत्याग्रह एंड गेन जस्टिस फॉर कॉमन पीपल। उन्होंने सत्याग्रह के रास्ते पे चलकर ही कॉमन पीपल्स के लिए जस्टिस यानी कि न्याय सबको दिलाया। फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह, फिलोसॉफी यानी दर्शन। अभी देखते हैं सत्याग्रह का दर्शन मतलब सत्याग्रह होता क्या, भी देखते हैं। हाँ, तो आप हमारे जो चैनल है उस पर जो वीडियो बना रहे हैं उस पर बने रहिए, आपको बहुत सारे कंसेप्शन नॉलेज या फिर हम जो लेसन के बारे में कुछ अलग से भी नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह यानी कि सत्याग्रह का बोल सकते हैं कि दर्शन। गांधी जी ब्रॉट इन अ नोवल टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन अ पॉपुलर मूवमेंट, यानी कि जो गांधी जी थे ये उन्होंने इस सत्याग्रह के रास्ते पे ही चलकर ये जो सत्याग्रह था ये बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट था। ये जो सत्याग्रह था ये एक आंदोलन था जिसके रास्ते पे चलकर इन्होंने बहुत सारे नोवल टेक्निक ब्रॉड किए थे। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ, सत्याग्रह मतलब सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलना। इंसिस्टेंस यानी मतलब उनके अंदर सच्चाई और अच्छाई की जो अंदर धारा बहती है उसे कहा जाता है सत्याग्रह। द मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि जो सत्याग्रह था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इज थ्रू पेशेंस एंड सत्याग्रह एंड अनजस्ट पर्सन इज मेड अवेयर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस एंड ऑल्सो ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज व्यूज, यानी कि सत्याग्रह का मकसद ये था कि लोगों को जो अंदर है, जो लोगों के अंदर अनजस्ट जो पर्सन है, जो वो अच्छे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनको अवेयर करना कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलना और जस्टिस के जो दिलाएंगे उसे ही सत्याग्रह कहा जाता है। और जो व्यूज़ थे लोगों को इसके जो एडवांटेजेस थे सबको मिलने लगे। अ पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज वायलेंस एंड अनट्रूथ मीन्स वॉज द टीचिंग ऑफ गांधी जी, यानी कि गांधी जी का भी मानना था कि अगर जो मेरे सत्याग्रह के रास्ते पे चलता है, जो मेरे सत्याग्रह के रास्ते पे चलता है वो किसी से भी वायलेंस यानी कि हिंसा से काम नहीं करेगा। हिंसा यानी गुस्से से काम या फिर हम बोल सकते हैं लड़ाई झगड़े से काम नहीं करेगा। वो अनट्रुथ नहीं रहेगा बल्कि वो सच्चाई और अच्छाई का रक्षक रहेगा। वो अनट्रुथ काम नहीं करेगा, अनट्रुथ यानी बेईमानी वाला काम नहीं करेगा। और यही जो सत्याग्रह था इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। और गांधी जी का टीचिंग जो था, उन्होंने जो लेसन दिया सबको, वो भी उसका मकसद भी यही था। अब देखते हैं लेटर नॉट ओनली इन इंडिया बट मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल अडॉप्टेड द पाथ ऑफ सत्याग्रह टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, यानी कि इंडिया में ही नहीं बल्कि जो अलग अलग जो नेशंस थे वहाँ पर भी जो गांधी जी का सत्याग्रह जो मूवमेंट था ये भी बोल सकते प्रचार होने लगा। और सबने ब्रिटिश से जीत हासिल करने के लिए इस जो इनजस्टिस हो रहे थे, जो अन्याय हो रहे थे, उससे जीतने के लिए उन्होंने इस सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। आपको पता होगा सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। गांधी जी पाथ ऑफ सत्याग्रह मेड अ इम्पैक्ट ऑन द मार्टिन लूथर किंग who was struggling for the right of the blacks in America as well as on Nelson मंडेला इन साउथ अफ्रीका, यानी कि जो गांधी जी मैंने बताया कि जो इसका इम्पैक्ट हो रहा था वो खाली इंडिया पे ही नहीं बल्कि अलग अलग नेशंस पे हो रहा था। उसमें से कुछ नेशन आते हैं साउथ अफ्रीका और अमेरिका। जो यहाँ के जो लोग थे इनको भी अन्याय का सामना करना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स का, और भी जो अलग अलग प्रशासन जिन्होंने राज किया था उसका अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। जो उनके मजदूर थे उन्हें भी सही न्याय नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने सत्याग्रह के रास्ते पे ही चलकर उनकी जो बोल सकते हैं उन्होंने जो गेन किया फ्रीडम वो भी सत्याग्रह के रास्ते पे ही चलकर। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या होता है भी हम देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह मतलब यह होता है इन बिहार द फार्मर्स ऑफ चंपारण रीजन वेर फोर्स टू कल्टीवेट इंडिगो, यानी कि बिहार में, कहाँ पर, बिहार में
मैं जो बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसे कुछ, अगर आपको आपके आसपास पास में नॉइस है तो प्लीज़ इसे ईयरफोन के माध्यम से सुनिए। अगर मेरा आवाज़ कम आ रहा है तो प्लीज़ ईयरफोन का यूज़ कर लीजिए, जिसके कारण आपको मेरा जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छे से सुनाई देगा। तो जो बिहार था, जो बिहार के फार्मर्स थे, जो बिहार था उसमें एक चंपारण, जो एक राज था, क्या नाम था उसका, चंपारण जो रीजन था, वहाँ पर जो पीपल्स थे उनको फोर्सली जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको मतलब मार पीट कर उनके ऊपर जुल्म कर उन्हें कहते थे कि तुम इंडिगो ही कल्टीवेट करोगे। जैसे आपको पता होगा नील, जो नील होता है जो हम कपड़े पे लगाते हैं, या फिर जो ब्लू कलर का आपको पता होगा नील, वो ही उसको कहते हैं इंडिगो, उसको क्या कहा था, इंडिगो। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कि तुम अगर कुछ भी कल्टीवेट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो। द कल्टिवेटर्स सफर इकोनॉमिकली सिंस दे रिसीव फिक्स अमाउंट फ्रॉम द प्लांटर्स। यानी कि जो कल्टीवेटर्स थे उन्हें क्या हुआ करता, जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते थे अगर आपको बेचना है तो हम इतने ही रेट में लेंगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पहले से उन्हें बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम्स दिए थे कि आप इसे कल्टीवेट कीजिए ना, वरना हम आपको सज़ा देंगे। तो उन्होंने कल्टीवेट तो कर लिया, पर ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम इसे सस्ते दाम में लेंगे, तो उन्हें सस्ते दाम में तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ पे बेचेंगे उसको, कहीं ना कहीं तो बेचना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को बेचा, तो पर वो सस्ते दाम में लिया करते थे उसे, इसलिए फार्मर्स को जो थे उनको बहुत ही इकोनॉमिकली कब सफ़र करना पड़ता था, उनके पास पैसे भी नहीं बचते थे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, और इसी के चलते गांधी जी को पहला जो सत्याग्रह था उसको स्टार्ट करने का एक मकसद मिल गया, जो कि था चंपारण में जो अन्याय हो रहा था उसके ऊपर गांधी जी कहाँ पर पहुँचे, चंपारण में पहुँचे। कब, 1917 में। ये ऑर्गेनाइज द फार्मर्स इन चंपारण एंड लॉन्च एग्रेशन बाय फॉलोइंग द वे ऑफ सत्याग्रह। यानी कि वो जब वो चंपारण में जब पहुँचे तब उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरह आप ब्रिटिशर्स से लड़ सकते हो, किस तरह आप आंदोलन कीजिए, ऐसा चीज़ों के बारे में। गांधी जी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया बिकेम सक्सेसफुल एंड फार्मर्स वेर गिवन जस्टिस। यानी कि जब उन्होंने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर जब उन्होंने एक अच्छा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर जो उन्होंने कार्य स्टार्ट किया उस पर उनको सक्सेसफुल मतलब उन्हें एक जीत हासिल हुई। उन्होंने मूवमेंट चालू किया, उन्होंने आंदोलन चालू किया कि हम ऐसा आपका जो आप हमें जो बता रहे हैं हम वैसा काम नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से जो हमें कल्टीवेट करना है वो कल्टीवेट करेंगे। तो गांधी जी का ऐसा एडवाइस था, तो उस एडवाइस के रास्ते पे चलकर उन्होंने इंडिपेंडेंस को गेन किया और जो फार्मर्स थे उनको भी जस्टिस मिल गया सक्सेसफुली। तो गांधी जी का पहला वॉर था हमारे इंडिया में। अब देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। क्या खेड़ा सत्याग्रह क्या होता है वो भी देखते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी, चंपारण जो सत्याग्रह था उसके बारे में पढ़ा। अब देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह क्या है, वो भी जानना जरूरी है क्योंकि लेसन में है तो जानना तो बहुत ही जरूरी होता है। ड्यू टू कॉन्स्टेंट फेमाइन्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था उसमें कॉन्स्टेंट यानी लगातार, कॉन्स्टेंट यानी लगातार, फेमाइन्स यानी कि सूखा पड़ रहा था, लोगों को भूख के कारण लोग मरते जा रहे थे। कहाँ पर, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात, द क्रॉप हैड फेल, यानी कि जो गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे जो क्रॉप्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा, अगर फेमाइन आता है जो सूखा पड़ जाता है तो सूखे पड़ने के बाद जो क्रॉप्स थे वो भी फेल हो जाते हैं, यानी कि वो भी ज़्यादा कल्टीवेट नहीं होते। स्टिल लैंड टैक्स वॉज फोर्सिबली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। और अगर आपको पता होगा कि अगर आपने शिवाजी का महाराज का अगर आपने पढ़ा होगा शिवाजी महाराज के बारे में 7th स्टैंडर्ड में, तो आपको पता होगा तो शिवाजी महाराज थे उन्होंने क्या किया था, आपको याद होगा जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया था कि अगर जो फार्मर्स है उनको अगर प्रॉफिट होता है तो तभी वो हमको टैक्स दे। अगर फेमाइन्स आ जा रहे हैं, अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो वो हमें टैक्स नहीं देंगे तो चलेगा, उल्टा हम उनकी मदद करेंगे, ऐसा शिवाजी महाराज कहा करते थे। पर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अगर जो उनकी खेती है, जो फार्मर्स की खेती है, चाहे वो जले या फिर जो उनको कल्टीवेट हो रहा है चाहे कल्टीवेट ना हो, कुछ भी हो, या फेमाइन्स आए चाहे ड्रफ्ट है, कुछ भी आए, उनको खाली टैक्स से मतलब था, वो उनसे फोर्सली क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे। वो ऐसा नहीं सोचा करते थे कि अगर जो फार्मर्स है उनका क्रॉप्स फेल हो गया, उनको क्रॉप्स को लॉस हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं सोचा करते थे कि हम उनसे इस बार टैक्स ना लें। वो उनसे जितना टैक्स हुआ करता था वो उनसे लिया करते थे। कंपेयर टू शिवाजी महाराज ऐसा कुछ भी नहीं किया करते थे। तो उसी तरह गांधी जी सजेस्ट दैट फार्मर्स शुड रिफ्यूज टू पे द टैक्स। और इसी वजह से जो गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह में भी गए और वहाँ पर उन्होंने लोगों को समझाया, सबको इकट्ठा किया, उनको सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया कि आप रिफ्यूज़ कीजिए, आप मना कर दीजिए कि हम जो टैक्स है वो पे
नहीं करेंगे। द फार्मर्स बिगेन द मूवमेंट फॉर स्कैपिंग द टैक्स एट खेड़ा इन 1918। और इसी के चलते 1980 में जो ये मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ, जो ये आंदोलन था खेड़ा आंदोलन जो ये स्टार्ट हुआ, और लोगों ने क्या किया, इसको मना किया कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। गांधी जी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट। और जो ये इसका लीडरशिप कौन संभाला करता था, गांधी जी संभाला करते थे जो आंदोलन चल रहा था। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स। और जल्द ही जितना जल्दी हो सके उतने में ही गवर्नमेंट ने जो टैक्स का जो था उसको सस्पेंड कर दिया कि हम अब खेड़ा जो सत्याग्रह खेड़ा जो गुजरात में है, हम वहाँ से अब हम टैक्स नहीं लेंगे। तो इसी के चलते गांधी जी को सेकेंड जो इनका इंडिपेंडेंस का जो था वो भी इनका सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। तो इन्होंने लोगों को न्याय दिलाना चाहा, क्योंकि अगर कोई एक इंसान अगर न्याय मांगता है तो उसको न्याय नहीं मिलता। अगर वही हम ग्रुप ऑफ पीपल से लेके जाएंगे, अगर न्याय मांगेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तो उस पर हमें न्याय जरूर मिलता है। जैसा कि अभी आपने जल्दी ही सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ जो इलेक्ट्रिशियंस थे या फिर जो मजदूर थे, उन्होंने क्या किया था, एक हड़ताल किया था, जिसके कारण उनको इलेक्ट्रिसिटी मिली और भी बहुत सारी सुविधाएं उनको मिली। तो अगर एक अकेला पीपल आवाज़ उठाता है तो उसकी कोई नहीं सुनता। अगर वही ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोग जब सजेशन लेकर एक दूसरे को समझते हैं, कोऑपरेट करते हैं और वो आंदोलन शुरू करते हैं, तो उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं उनकी जो कार्रवाई है उसको सुनाई जाती है। तो आपको पता चल गया होगा खेड़ा जो सत्याग्रह था उसको किस तरह गांधी जी ने निभाया। अभी देखते हैं वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद। अब जो वर्कर्स का आंदोलन किस तरह हुआ, अब जाहिर सी बात है हर तरफ एक अन्याय का रास्ता चल रहा था, तो गांधी जी को न्याय के रास्ते पे सबको लाना था। तो इसीलिए वर्कर्स का मूवमेंट क्या, मतलब वर्कर्स किस तरह आंदोलन कर रहे थे अहमदाबाद में, वो भी अभी हम देखते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको सारी जो चीज़ है वो आपको हम अच्छे से पढ़ा देंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लेशन। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि हानि हुई थी हमारे इंडिया को। मेल वर्कर्स डिमांडेड फॉर राइज इन सैलरी, यानी कि उस समय हानि तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसमें जो वर्कर्स थे, जो अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स से क्या डिमांड किया कि आप हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, सरकार आप हमारी सरकार जो आप हमारे, क्योंकि सरकार तो उस समय ब्रिटिशर्स ही थी, तो इसलिए वो उन्हें एकदम रेस्पेक्टफुल बोलना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने डिमांड क्या किया, आप हमारी सैलरी जो है उसको बढ़ा दीजिए। बट द मिल ओनर रिजेक्ट दिस डिमांड। और जो मिल के जो ओनर्स थे, मिल्स यानी आपको जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो होते हैं उसे मिल्स कहा जाता है, तो उसके जो ओनर थे, उसके जो राजा जो उसके मालिक थे, तो उन्होंने उस जो डिमांड था कि हमें सैलरी हमारी बढ़ा दीजिए, उसको रिजेक्ट कर दिया एज पर गांधी जी एडवाइस। और जो उसी समय गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने लोगों को एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दिया, द वर्कर्स वांट ऑन हंगर स्ट्राइक। अब जो वर्कर्स थे उन्हें भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पे बैठ जाना चाहिए। फाइनली द मिल ओनर्स हैड टू बैक ऑफ, यानी कि उस, और इसीलिए जो वो ओनर्स था, मिल का जो ओनर्स था, उससे वापस, अगर समझ लो कोई भी कामकाज फैक्ट्री मिल्स में फैक्ट्रीज में चल रहा है, तो अगर उसमें वर्कर्स नहीं रहेंगे तो क्या वो काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो अगर मिल वर्कर्स वहाँ से अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं तो लॉस किसका होगा, जाहिर सी बात है जो मिल का ओनर है उसकी बोल सकते हैं कि हम उसका लॉस होता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा देर तक उनको भूख हड़ताल पे देखकर खुद का लॉस तो चाहेगा नहीं, तो इसीलिए उस जो ओनर है उसे झुकना पड़ा और उसे वापस आना पड़ा उन वर्कर्स के पास कि आप अब भूख हड़ताल ख़त्म कीजिए, हम आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। एंड द सैलरी ऑफ द वर्कर्स वाज इंक्रीज, और उनकी सैलरी बढ़ गई। तो ये वर्कर्स का मूवमेंट हुआ था जो गांधी जी के एडवाइस पे चल रहा था। तो आप देखिए गांधी जी ने कितना अच्छा काम किया, जिसके कारण आज हम एक सकुशल लाइफ जी रहे हैं। अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन या फिर आज भी ब्रिटिश हम पे राज कर रही होती। तो अभी देखते हैं सत्याग्रह अगेंस्ट रावलत एक्ट, यानी कि जो रावलत एक्ट था सत्याग्रह, उसमें किस तरह हुआ, सत्याग्रह के अगेंस्ट कौन थे, रावलत एक्ट, अभी वो देखते हैं किस तरह हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियंस हैड हेल्प द ब्रिटिश। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था। किस तरह हेल्प किया था व्यू देखते हैं। द इंडियंस फेल्ट दैट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इज ओवर देयर विल बी अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ओवर टेकिंग डिसीजंस फॉर वेलबींग ऑफ इंडियंस। देयर वॉज ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग द इंडियंस रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग प्राइजेस ऑफ टैक्स एक्सेट्रा। यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें स्ट्राइक्स नहीं हुए थे, उसमें स्ट्राइक्स हो रहे थे पर उतने भी
भयंकर स्ट्राइक्स नहीं हो रहे थे। तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिमांड किया कि आप अगर ये फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है इसको ख़त्म करते हो तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको एक राइट्स दे देंगे कि आप अपने हिसाब से अपने इंडिया में क्या कर सकते हो, खुद का जजमेंट दे सकते हो, खुद का गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट था ब्रिटिश का, उसने बोल सकते मुंह फेर लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर जो बुरे लोग जो होते क्या करते हैं ना, पहले अपना काम निकलवा लेते हैं, फिर काम होने के बाद वो लोगों को भूल जाते हैं। तो उसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया। तो इसके चलते लोगों के बीच में बहुत सारे अनरेस्ट ग्रो हो गया। मतलब जो आप अगर कोई आपके ऊपर विश्वास करता है, अगर आप उसका पालन नहीं करते तो जाहिर सी बात है वो आपसे नाराज़ तो होगा, फिर गुस्सा तो होंगे ही। तो उसी तरह जो पीपल्स थे इंडिया के वो नाराज़ हो गए, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स की मदद इंडिया ने की थी। और जब ब्रिटिशर्स के समय आया तब उन्होंने नाकार कर दिया। और इसी के चलते जो अनरेस्ट स्टार्ट हुआ, उसमें जब अनरेस्ट हुआ मतलब जो अशांति जब बढ़ती गई इंडिया में, तो उसी के चलते ब्रिटिशर्स क्या किया उन्होंने कि अशांति को और बढ़ाने के लिए उन्होंने जो हमारे बोल सकते हैं मार्केट्स की जो प्राइजेस थे उसको बढ़ा दिया। जो टैक्सेस थे, जो पहले 200 टैक्सेस लगते थे पर उसके बाद 400 500 टैक्सेस ज़्यादा लगने लगे। क्यों लगने लगे? क्योंकि वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। अब देखते हैं टू सुप्रेस discontent and to suggest measure about it, a committee was appointed under the Sir Sidney Rowlatt. According to recommendation of this committee, a new law was passed without considering opposition of Indian members in the Central Legislative Assembly on 17 March 1919। यानी कि एक उसी समय जब एक चल रहा था, जब ये चल रहा था क्या, जो ये असंतोष का माहौल या फिर आप बोल सकते हो जो अनरेस्ट चल रहा था इंडियंस के अंदर, तो उसी दौरान एक कमेटी ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम था सर सिडनी रौलत। अब जो ये इंसान था, कौन सर सिडनी रौलत, अब ये जो था इसने एक बोल सकते हैं कि एक लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। उसने एक लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, जो कमेटी थी जो लॉ, इसने लॉ पास किया बिना जो हम आपको पता होगा कि जो एक पिछले दौरान जो हमारी इंडिया थी उन्होंने क्या किया था कि मतलब उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे जिसके चलते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अधिकार दे दिया था। क्या अधिकार दिया था कि जो हमारी असेंबली जो लेजिस्लेचर है उसमें आप अपनी तरफ से कुछ जो एजुकेटेड लोग हैं वो आप हमारे ब्रिटिश असेंबली में मतलब जो लेजिस्लेचर जो है उसमें आप डाल सकते हो। तो बिना इंडियंस तो थे ही, जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर था उसमें इंडियंस थे, तो बिना उनको लॉ पास करते हुए अगर समझो जो लेजिस्लेचर है बिना उसकी हुकूमत आप किस तरह लॉ पास कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही गलत काम है। तो वही जो इंडियन जो असेंबली जो लोग थे, जो सेंट्रल असेंबली के जो लोग थे, उन्होंने 1919 में इसको बोला कि ये एक अनरेस्ट चालू हो रहा है। दिस लॉ केम टू बी नोन एज राउलेट एक्ट, और जो ये लॉ स्टार्ट हुआ उसे राउलेट एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रौलैट एक्ट। This act gave the right to the government to arrest anybody without any warrant or imprison without any trial। यानी कि जो ये क्या नाम था इसका नाम बहुत बेकार है। हाँ देखो, राउलेट एक्ट जो राउलेट जो था उसने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से गवर्नमेंट के बोल सकते बिना परमिशन लिए उसने क्या कर दिया, लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसके दौरान जो उस लॉ का क्या नाम था, राउलेट एक्ट जो नाम था। तो उसमें क्या करता था जो उसका जो लॉ का मतलब ये था उसके लॉ का कि अगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बिना इंडियन से पूछे कि उसने क्या गुनाह किया है उसे अरेस्ट कर सकती है, विदाउट वारंट उसे अरेस्ट कर सकती है, विदाउट एनी बोल सकते हैं बिना उसे, अगर इंडियंस ने कुछ भी गुनाह नहीं किया तो उसके बाद भी वो उसे जेल में डाल सकती है, अपील वॉज प्रोहिबिटेड अगेंस्ट द पनिशमेंट गिवन थ्रू दिस एक्ट। अगर कोई भी इसके अगेंस्ट आता है, अगर ये लॉ कोई भी अगेंस्ट इसके आता है तो उसे बहुत ही भयंकर पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसा राउलेट एक्ट ने कहा था। पर ये जो राउलेट एक्ट जो था ये ज़्यादा देर तक तो टिकने वाला था नहीं, क्योंकि इसे लेजिस्लेचर ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था बल्कि उसने खुद इम्प्लीमेंट किया था। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। द इंडियंस कॉल दिस एक्ट एज अ ब्लैक एक्ट। अब जो इंडियंस थे उसने इसे काला एक्ट करके नाम दे दिया कि ये इसको हम मंजूरी नहीं देंगे, इसे हम मंजूरी नहीं देंगे। आप ऐसा अपने हिसाब से आप गवर्नमेंट तो नहीं बन सकते। जो राउलेट जो था वो खुद गवर्नमेंट तो था नहीं, वो बिना किसी से पूछे किस तरह लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बताना था। एंड द टाइड ऑफ एंगर अरॉज ऑल ओवर द इंडिया अगेंस्ट दिस एक्ट। अब जो ये एक्ट था विदाउट एनी
वारंट, किसी को गिरफ्तार करने ला, किसी को जेल में डाल देना। तो इसकी की वजह से जो इंडियन जो पीपल्स थे उनके अंदर एक गुस्सा जाग उठा। गांधी जी लॉन्च आ सत्याग्रह अगेंस्ट इट। अब जो गांधी जी थे वो भी इससे बहुत ही प्रभावी, तो उन्होंने इस सत्याग्रह जो चल रहा था तो उसमें लोगों का साथ दिया कि हम इसके दौरान एक सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे। ऑन 6 अप्रैल 1919 ही अपील टू द इंडियंस टू फॉलो हड़ताल एट ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट दिस एक्ट। अब उन्होंने क्या कहा कि हमें वापस एक मूवमेंट लाना होगा जिसके चलते हमें एक हड़ताल करना पड़ेगा। उसी के वजह से हम हमारा जो बोल सकते हैं कि जो ये लॉ पास हुआ है इसको हम हटा सकते हैं, जो ये एक्ट पास हुआ है उससे हम हटा सकेंगे, जबकि हम एक हड़ताल करेंगे। तो गांधी जी ने पूरे इंडिया में लोगों को कहा कि आप हड़ताल पर बैठ जाइए। इंडियंस रिस्पॉन्ड टू दिस अपील ऑन अ लार्ज स्केल। अब जो इंडियंस थे उन्होंने जो ये चल रहा था उस पर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना चाहा और इसे जाकर ख़त्म भी किया। अब देखते हैं जलियांवाला बाग क्या था, मसैर जो ये था। अभी देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। द मूवमेंट दैट अराइज अगेंस्ट द रॉलैक एक्ट टुक ओवर द फायर्स फ्रॉम इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। यानी कि जो ये स्टार्ट हुआ था, जो ये रॉलर जो एक्ट हुआ था जो स्टार्ट, वो पहले पंजाब में ही स्टार्ट हुआ था और इसने लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंगर सबके अंदर लाया था। अमृतसर बिकेम द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। अब जो अमृतसर था ये लोगों का मेन सेंटर था जहाँ पर लोग जाकर जो गांधी जी थे या फिर जो अलग अलग जो लोग थे वो वहाँ पर जाकर डिस्कशन करते थे कि किस तरह मूवमेंट ला सकते हैं, किस तरह हम फ्रीडम पा सकते हैं, किस तरह इक्वलिटी ला सकते हैं। इसके बारे में जो उनका मेन सेंटर था जो हमारे इंडियन पीपल से भी गांधी जी का, वो था अमृतसर। द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड दैट स्पेट ऑफ सुपरविजन। गांधी जी यानी कि उस समय जो गवर्नमेंट थे उन्होंने उसमें दखल अंदाजी करने को चाहा कि जो ये अगर उनको लगा कि अगर जो पीपल्स थे वो अगर एक साथ जुटते हैं तो हमारे बारे में कुछ प्लान बना के हमको कुछ लॉस जरूर करेंगे। तो इसीलिए उसे हटाने के लिए इन लोग कुछ ना कुछ बोल सकते हैं बीच में टांग तो जरूर अड़ाते थे। गांधी जी वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द प्रोविंस ऑफ पंजाब। और इसी के चलते उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ दखल अंदाजी करेंगे। और उन्होंने क्या दखल अंदाजी की, आपको पता है कि उन्होंने दखल अंदाजी की कि हम गांधी जी जो उसके लीडर थे उसको हम पंजाब में आने ही नहीं देंगे। तो अगर पंजाब में गांधी जो अमृतसर में नहीं जाएंगे तो मीटिंग ऑर्गेनाइज किस तरह होगी। हाँ, तो इसी की वजह से उन्हें गांधी जी को उसमें जाने ही नहीं दिया, क्योंकि जो गांधी जी थे वही लोगों को इंस्पायर किया करते थे। जनरल डी इशू ऑर्डर ऑफ बैन ऑन पब्लिक मीटिंग्स इन अमृतसर। अब जो जनरल जो था, जो ब्रिटिशर्स का जनरल था जिसका नाम था डेयर जो था, उसके कहने पर जो जनरल था तो उसके कहने पर जो अमृतसर की जो मीटिंग हुआ था उसके ऊपर बैन लगा दिया गया कि अब अमृतसर में कोई भी मीटिंग नहीं होगी। इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वेर अरेस्टेड फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन अमृतसर हड़ताल केस। यानी कि जो हड़ताल का केस हुआ करता था अमृतसर में, जो ऑर्गेनाइज किया जाता था, जो अमृतसर में जो हम बोलते प्लान बनाया करते थे कि हम ये मूवमेंट लाएंगे, तो उसमें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचालू जो थे इनको अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि ये गांधी जी का साथ दे रहे थे। और इन्हें अरेस्ट किया गया क्योंकि ये उस हड़ताल में भी गांधी जी का साथ दे रहे थे। अब देखते पर ये किसी को अरेस्ट करने के साथ कोई मूवमेंट ख़त्म नहीं होता, ये मूवमेंट अभी भी चालू था। अभी देखते किस तरह हुआ। अब जो अमृतसर था उस पर तो बैन लगा दिया गया कि अब अमृतसर में कोई भी जनरल पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगे। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अब जो इंडियन जो पीपल्स थे उन्होंने इसका विरोध करना चाहा कि हम इसका विरोध करेंगे। ऑन 13 अप्रैल 1919 ऑन बैसाखी डे, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में जो बैसाखी जो वैशाख पता होगा, चैत्र वैशाख, तो उसमें बैसाखी जो डे था उस दिन ये क्या था, पीपल्स ऑफ अमृतसर असेंबल्ड एट अ प्लेस नेम जलियांवाला बाग। यानी कि जो जलियांवाला बाग था, अमृतसर तो बैन हो गया था कि अमृतसर में कोई भी मीटिंग हेल्ड नहीं होगी, पर अब अमृतसर में को बैन कर दिया गया तो उन्होंने एक नया प्लेस लिया जिसका नाम था जलियांवाला बाग। जो ये था, यहाँ पर उन्होंने खुद का जो असेंबली था लोगों को इकट्ठा करने का, वहाँ पर इकट्ठा हुए। जनरल डायर अराइव देम आर्म फोर्स। अब जो जनरल डायर था उसको खबर लग गई कि इन लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं, सब लोग असेंबली यहाँ पर जुटने वाली है। तो जो जनरल डायर था वो जाकर पहुँच गया कहाँ पर, जलियांवाला
बॉग में, द जलियांवाला बॉग में। द प्लेस वॉज एनक्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स एंड हैड ओनली वन स्मॉल गेट। यानी कि वो जो आपको पता होगा जो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज हुई थी, जो जलियांवाला जो बॉग में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें गांधी जी नहीं गए थे और कुछ जो वीर लोग नहीं गए थे, बल्कि कुछ इंडिया का स्पेशल मीटिंग हुआ था वहाँ पर, जिसमें कि लोग अपने अंदर से क्या उनका भावना है जो ब्रिटिश के सामने, उसको व्यक्त करने के लिए असेंबली जुटी थी, जो उसमें कि गांधी जी नहीं गए थे। तो जो डायर था वो वहाँ पर अराइव हो गया, वहाँ पर पहुँच गया कि इन लोग आज यहाँ पर कुछ ना कुछ असेंबली जरूर करेंगे। तो उसने क्या किया, जब वो लोग सब लोग अंदर गए, जब उस असेंबली में गए, तो जो डायर के जो आर्मीज थे उन्होंने चारों तरफ से उसको घेर लिया और पूरा खुद की सेना लगा दी कि अब यहाँ इसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और जो एक गेट था, स्मॉल गेट्स, उसको भी बंद कर दिया गया, एक छोटा सा भी गेट भी नहीं खोला ताकि उन लोग वहाँ से भाग सके। तो जनरल डायर जो डायर पोजिशन हिज आर्मी एंड क्लोज डाउन द ओनली गेट। यानी कि एक गेट था, जो बड़ा गेट था जहाँ से लोग अंदर बाहर हुआ करते थे, उसको भी एकदम पूरी तरीके से बंद कर दिया और आर्मी को तैनात कर दिया। विदाउट गिविंग एनी प्रेयर नोटिफिकेशन टू द डिसआर्म इनोसेंट पीपल, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फायर। यानी कि उन्होंने बिना कुछ वजह के, बिना कोई वजह के, या फिर उन्हें बताया भी नहीं कि इन्हें जो असेंबली ज्वाइंट हुई थी, हमारे इंडिया की असेंबली कहाँ पर, जलियांवाला जो बॉग था वहाँ पर जब ज्वाइंट हुई असेंबली, तो उन्हें बिना पूछे उन्होंने बाहर से पूरा उसको बोल सकते हैं कि उसको कैप्चर कर लिया बाहर से, और जो छोटे मोटे जो गेट्स थे, जो बड़े गेट्स थे, उसको बंद कर दिया। और वहाँ पर उन्होंने खुद की आर्मी तैनात कर उन्होंने क्या, बिना उन्हें बताए कि हम आप पे कुछ भी शूट करने वाले हैं, उन्होंने जो इनोसेंट पीपल्स जो थे, जिन्होंने कुछ असेंबली ऑर्गेनाइज की थी, जो बहुत ही मासूम पीपल्स थे, उन्हें क्या किया, जो डायर था, क्या जो जनरल जो डायर था, उसने क्या कर दिया, ऑर्डर दिया कि आप फायर स्टार्ट कर दीजिए, आप फायर स्टार्ट कीजिए। 1660 राउंड्स हैड बीन फायर। यानी कि जो 60 जो राउंड्स था, बहुत गोलियाँ चलती गई, और जो द आर्मी कंटिन्यू फायरिंग अंटिल द एम्यूनिशन वॉज ओवर। यानी कि उन्होंने उतनी फायरिंग की, बहुत सारे तोप, गोला बारूद, जो उनकी बोल सकते हैं जो गोलियाँ थी, उनके पास जितनी भी गोलियाँ थी उन्होंने सब फायर कर दी उस असेंबली में, ताकि सब लोग मारे जाए और वापस कोई असेंबली ना जुटे। इन दिस मैसेर अबाउट 400 पीपल्स इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन वेर किल्ड। और इसी के चलते जब उन्होंने फायरिंग की, तो उस बीच 400 से भी ज़्यादा पीपल्स, मैन और वुमेन को लेकर वहाँ पर मारे गए, जो कि डायर के हुक्म। जो ये डायर था बहुत ही बेकार इंसान था, जिसने जो बिना किसी को बताए इनोसेंट पीपल्स की जान ले ली। 400 पीपल्स से भी ज़्यादा मारे गए। मेनी पीपल्स वेर वांटेड, और कुछ जो पीपल्स थे वो घायल हो गए थे। आफ्टर फायरिंग कर्फ्यू वॉज अनाउंस एंड हैंस इमीडिएट ट्रीटमेंट टू इंजर्ड कुड नॉट बी मेड अवेलेबल। और इसी के चलते जैसे ही ये फायरिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब सब लोग मरे, तो उसके बाद जो ये डायर जो था, उसकी जो गवर्नमेंट थी, उसने कर्फ्यू लगा दिया कि कर्फ्यू लगाने के बाद जो घायल पीपल्स थे वो भी मर जाएंगे, कहीं उनको बाहर ले जाने का मौका नहीं मिलेगा, और वो भी मर जाएंगे। तो इसी की वजह से जो कुछ पीपल्स जो जख्मी थे वो भी धीरे धीरे कर मर गए, क्योंकि कर्फ्यू तो लग गया था पर कोई बाहर जा नहीं पा रहा था। हाँ, तो ये अवेलेबल भी नहीं हो रहा था। जो इंजर्ड पीपल्स थे वो भी धीरे धीरे कर मारे गए, जो कुछ पीपल्स थे वो बच भी गए। द एंटायर पंजाब मिलिट्री लॉस वॉज एनफोर्स एंड मेनी वर सेंट टू जेल बाय दिस द गवर्नमेंट। यानी कि जो कुछ पीपल्स जो थे असेंबली में, जो मिलिट्री थे जिन्होंने फायर किया, या फिर जो कुछ पीपल्स थे उन्हें जेल में भी डाला गया, ताकि वापस ऐसी असेंबली ना जुट पाए। जनरल माइकल ओडेयर था, जो डेयर था, उसी गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेज। जो ये हानिकारक या फिर जो भयंकर जो ये शूटिंग फायरिंग हुई थी, उसका जिम्मेदार, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? जो गवर्नर था। कौन? जनरल माइकल ओडेयर। ये बहुत ही बेकार था, इसने लोगों को 400 से भी ज़्यादा पीपल्स को मरवा दिया, जिन्होंने कि हमारे आज़ादी के लिए कुछ कस्में खाई थी। ऑल ओवर इंडिया देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट। अब जो पूरे इंडिया में लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा विरोध आ गया कि आपने ऐसा क्यों किया। लोगों ने ऐसा एक्ट स्टार्ट किया एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस माइसर रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अवे द टाइटल सर पोस्टेड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को आज से कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और ये सब क्या हो रहा है, क्यों विरोध क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम छानबीन जरूर करेंगे। लेटर इंडियंस डिमांडेड फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस मेजर। यानी कि बाद में जो इंडियंस थे उन्होंने इंक्वायरी करना चाहा कि इसमें हुआ क्या था, क्योंकि जो बाहर के जो इंडियन पीपल्स थे उनको कुछ पता ही नहीं चला।
तो उन्होंने इंक्वायरी करना चाहा कि किस तरह ये सब मारे गए और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। हैंस ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड हंटर कमीशन, और इसी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था कि कुछ इंक्वायरी कर सके। अब जो किनको अपॉइंट किया, हंटर कमीशन का, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कहेगा वही इन्हें करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि जो ये हमारा स्टार्ट हुआ था क्या, सत्याग्रह ऑफ रावल एक्ट, सॉरी ये नहीं बल्कि जलियांवाला बाग जो मैसेव जो पीपल्स की असेंबली जुटी थी मैसेकेर में, तो वो किस तरह हुआ अभी वो आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं खलीफाट मूवमेंट। खलीफाट मूवमेंट क्या हुआ अभी वो देखते हैं। मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डेड द रूलर ऑफ टर्की एज द रिलीजियस ऑर्डर्स, यानी कि जो टर्कीज के जो रूलर्स थे वो किन के अंडर थे, वो मुस्लिम्स के अंडर, मतलब वो रिलीजियस के जो लीडर्स था मुस्लिम्स के वो थे टर्कीज। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें ब्रिटिशर्स ने टर्की से बहुत ही ज़्यादा लड़ा। टू गेट द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम इन द वॉर, द ब्रिटिश हैड एश्योर्ड दैट आफ्टर द एंड ऑफ वॉर खलीफास एम्पायर विल नॉट बी हार्म, यानी कि उन्होंने बताया, उन्होंने क्या मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, अब जो टर्कीज थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला कर दिया और उनके अगेंस्ट थे। कौन? टर्कीज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम इनसे अकेले नहीं लड़ सकते, हमारी जो ब्रिटिशर्स जो आर्मी है ये तो कंफर्टेबल है पर हमें और भी ज़्यादा सेना की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने मुस्लिम से हेल्प की, बोलते हैं उन्होंने हेल्प ली कि मुस्लिम्स आप जो हमें हेल्प कीजिए। द ब्रिटिश हैड एश्योर्ड दैट आफ्टर द एंड ऑफ वॉर खलीफा एम्पायर विल नॉट बी हार्म, यानी कि जो खलीफा एम्पायर तो जो था, जो जहाँ पर मुस्लिम्स रहा करते थे, हम उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा किन्होंने ब्रिटिशर्स ने कहा, किनको? मुस्लिम्स को। अगर आप हमें हेल्प करते हो तो हम खलीफा जो एम्पायर है उस पर कोई भी हार्म नहीं करेंगे। बट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड डिड नॉट स्ट्राइक इट टू एश्योरेंस, यानी कि जब ये वर्ल्ड वॉर जो था, जब ये टर्किश और ब्रिटिशर्स के बीच में जब ख़त्म हुआ, जब मुस्लिम्स ने ब्रिटिशर्स की सहायता की टर्किश से लड़ने के लिए, जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो उनके एश्योरेंस जो दिए थे, जो उन्होंने बताया था कि हम जो क्या खलीफा जो एम्पायर है उस पर हम कोई भी तरीका का हार्म नहीं करेंगे, पर उन्होंने इस पर कायम नहीं रहे और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर हार्मफुल करना स्टार्ट कर दिया। अ टाइड ऑफ ग्रेट डिस्कंटेंट अरोज अमंग द मुस्लिम, अब जो इन्होंने विश्वासघात किया, क्या विश्वासघात किया कि इन्होंने पहले शर्त की पर उन्होंने शर्त को पूरा नहीं किया, तो इसी की वजह से जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर डिस्कंटेंट अरोज हो गया। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स टू सपोर्ट द खलीफा वॉज कॉल्ड खलीफात मूवमेंट। अब जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि उन्होंने क्या, मुस्लिम जो थे वो बहुत ही एंगर हो गए थे और उनके अंदर डिस्कंटेंट भी आ गया था, विरोध आ गया था कि हम अब ब्रिटिशर्स को नहीं छोड़ेंगे। तब तो वो जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उससे खलीफात मूवमेंट कहा जाता है। गांधी जी थॉट दैट ऑन दिस प्रॉब्लम इफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ नेशनल मूवमेंट देन द गवर्नमेंट कैन श्योरली बी ब्रॉट टू इट्स सेंसेस, यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया, जो खलीफा जो मूवमेंट था, जो खलीफा मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया और उन्होंने क्या कहा कि अगर मुस्लिम्स और हिंदू अगर दोनों साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़े तो हम जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हम श्योरली ले सकते हैं। देयरफॉर गांधी सपोर्टेड द खलीफात मूवमेंट, और इसी वजह से गांधी जी थे उन्होंने खलीफात मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि ये जो मूवमेंट था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, तो जाहिर सी बात है गांधी जी तो इसमें रहेंगे ही। द खलीफात कमेटी एक्सेप्टेड गांधी जी प्रपोजल ऑफ फॉलोइंग नॉन कॉपरेशन टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो खलीफा जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसमें गांधी जी का जो प्रपोजल क्या था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, हम उनको असहयोग करेंगे, हम उनका कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, हम उन्हें कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, तो हम उनके साथ नॉन कॉपरेशन की तरह रहेंगे। टू द गवर्नमेंट, किनका गवर्नमेंट? ब्रिटिश के गवर्नमेंट के साथ। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज सीन स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब जो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी, जो एकता थी, जब ब्रिटिशर्स के सामने आई, जो हिंदू मुस्लिम जब एक साथ हो गए तो ब्रिटिशर्स के ऊपर भारी पड़ने लगे और इस समय इनकी यूनिटी भी हमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशली दिखाई देने लगी। अब जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर या फिर चैप्टर में नहीं बल्कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा तो उसमें हम आपको पढ़ा देंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ थोड़ा सा भी समझ में आया, कुछ भी अच्छे से आपको कुछ लगा इसमें कि आपको कुछ मिल रहा है आपको इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।